तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। पीएम मोदी ने वंदे मातरम पर क्या बताया कि एक झटके में कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला सरेंडर एक्सपोज हो गया क्या? नेहरू, जिन्ना और कांग्रेस का तुष्टीकरण वाला वो इतिहास कि संसद में आज गजब ही बवाल मच गया। राहुल गांधी संसद से नदारद, प्रियंका ने जिन्ना की कौन सी चिट्ठी पढ़ दी, और संसद में वंदे मातरम पर हंगामा, और राजनाथ सिंह ऐसा कैसे भड़के कि पहले कभी ना देखा होगा। सबसे पहले इस पॉलिटिक्स का चैप्टर देखिए। संसद में तो आज गजब बवाल मच गया। नरेंद्र मोदी ने नेहरू, जिन्ना और कांग्रेस के तुष्टीकरण का वो चैप्टर खोल डाला जिससे कांग्रेस भयंकर तिलमिला गई। कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने एक हफ्ते से आसमान सिर पर उठा रखा था। खूब वो अल्लाह चल रहा था इनका संसद में कि बहस करो, चर्चा करो, वगैरह वगैरह। आज जब वंदे मातरम पर बहस शुरू हुई तो कांग्रेस को लगा होगा कि कहां आकर फंस गए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने तो धागे खोलने शुरू कर दिए। नरेंद्र मोदी ने नेहरू से लेकर जिन्ना तक किसी को नहीं छोड़ा भाई। आज आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर देश को क्या बताया कि एक झटके में कांग्रेस का मुस्लिम लीग वाला सरेंडर एक्सपोज हो गया। साथ ही नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की तगड़ी क्लास कैसे लगाई। राहुल गांधी संसद से कहां गायब थे, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने कौन सी चिट्ठी पढ़ दी जिन्ना वाली, और वंदे मातरम पर चर्चा के बीच किसने किसे जिन्ना का मुन्ना कह दिया। राजनाथ सिंह एकदम ऐसे भड़क गए कि आपने देखा नहीं होगा। भाई राजनाथ सिंह तो हमेशा कूल रहते हैं, वो अचानक कौन सी बात ऐसी हो गई कि ऐसे भड़के कि आपने देखा नहीं होगा। आपको यह भी बताऊंगा कि संसद में आज का भयंकर बवाल क्यों हुआ, किस किस ने क्या कहा, और सिर्फ ट्रेलर है क्या यह बवाल, क्योंकि अगले 2 दिन अब एसआईआर पे चर्चा होने वाली है। उसमें भी महाघमासान होगा, क्योंकि राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ असली माहौल तो एसआईआर, वोट चोरी और बीएलओ पर बनाया हुआ है। लेकिन आज वंदे मातरम पर मोदी ने जो ट्रेलर दिखाया उससे इंडी गठबंधन को कितना बड़ा झटका लगा है, इसकी आज बात होगी। इतिहास के वो पन्ने भी खुलेंगे जो देश से शायद छुपा के रखे गए थे। लेकिन पहले संसद में जो हुआ है उसका एक ट्रेलर देखिए। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए कि हम मुस्लिम लीग की बात नहीं सुनेंगे। हम वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग का हम ये तवज्जो हम देना चाहेंगे। जिन्ना के मुन्ना को भी वंदे मातरम से दिक्कत है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। देखिए, संसद का पिछला हफ्ता तो इंडी गठबंधन के हो हल्ले में कब चला गया पता ही नहीं चला। लेकिन इस हफ्ते की जब चर्चा की शुरुआत हुई तो आते ही नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला और फिर वो किया कि इंडी गठबंधन के सारे अरमान चूर चूर हो गए। इंडी गठबंधन वाले सोचकर आए थे कि संसद में चर्चा होगी, बहस होगी तो नरेंद्र मोदी को फंसा लेंगे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बना देंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो अलग तैयारी कर रखी थी। इंडी गठबंधन ने जो सोचा वो होने वाला था नहीं, ये नरेंद्र मोदी को देखकर समझ में आ गया। आज बहस की शुरुआत लोकसभा में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हुई। इस बहस में पीएम मोदी ने कांग्रेस के तुष्टीकरण का वो चैप्टर खोल दिया जो चैप्टर खुलते ही कांग्रेस भयंकर तिलमिला गई। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू पर 3 बड़े आरोप लगाए। पहला आरोप, मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू झुक गए और वंदे मातरम गीत के टुकड़े कर दिए। दूसरा आरोप, वंदे मातरम पर जिन्ना के विरोध में नेहरू को अपना सिंहासन खतरे में दिखने लगा था। तीसरा आरोप कि तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी, इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए भी झुकना पड़ा। एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि वंदे मातरम को लेकर जिन्ना का क्या विरोध था और नेहरू ने जिन्ना का विरोध करने के बजाय कैसे सरेंडर किया था। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने
वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम के टुकड़े करने के फैसले में वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। उस फैसले के पीछे नकाब ये पहना गया, चोला ये पहना गया कि ये तो सामाजिक सद्भाव का काम है। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए और मुस्लिम लीग के दबाव में किया। और कांग्रेस का ये तुष्टीकरण की राजनीति को साधने का एक तरीका था। आदरणीय अध्यक्ष जी, तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में कांग्रेस वंदे मातरम के बंटवारे के लिए झुकी। इसलिए कांग्रेस को एक दिन भारत के बंटवारे के लिए झुकना पड़ा। दुर्भाग्य से कांग्रेस की नीतियां वैसी की वैसी थी है, और इतना ही नहीं, आईएनसी चलते चलते एमएमसी हो गया है। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने और क्या क्या कहा वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि संसद में जब पीएम मोदी बोल रहे थे तो कैसे हंगामा मच गया। विपक्ष के हंगामे पर पीएम मोदी ने चुटकी भी ली, पूछ लिया कि तबीयत तो ठीक है ना। देखिए क्या हुआ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, दादा तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, कभी कभी इस उम्र में हो जाता है। अंग्रेज समझ गए थे कि बंगाल की धरती से निकला बंकिम दा का ये भाव सूत्र बंकिम बाबू बोले। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपकी भावनाओं के लिए मैं आदर करता हूं। बंकिम बाबू ने थैंक यू दादा, थैंक यू। हाँ, आपको तो दादा कह सकता हूं ना, वरना उसमें भी आपको इतराज हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में पीएम मोदी ने जो बातें कही, उसी से जुड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी आपको बता दूं, जिससे आपको इस विषय पर और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, वंदे मातरम की रचना सबसे पहले 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की। साल 1882 में उन्होंने इसे बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे गीत का रूप दिया और इसके बाद यह गीत आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हर क्रांतिकारी की जुबान पर चढ़ा। लेकिन साल 1908 में मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया। मुस्लिम लीग का तर्क यह था कि इस गीत में मातृभूमि की तुलना देवी देवताओं से की गई थी। मुस्लिम लीग को इस गीत में हिंदू राष्ट्रवाद के प्रचार की झलक दिख रही थी। इसी को लेकर पीएम मोदी ने आज इतिहास का चैप्टर खोलते हुए आरोप लगाया कि जब साल 1937 में जिन्ना ने इस गीत का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखी, तो मुस्लिम लीग के दबाव में नेहरू ने वंदे मातरम गीत के उन पंक्तियों को हटा दिया जिस पर मुस्लिम लीग को आपत्ति थी। एक बार सुनिए पीएम मोदी इस पर क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताता हूं क्या हटाया क्या नहीं हटाया और प्रियंका वाड्रा से लेकर बाकी लोग क्या कह रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। वो ऐसा क्यों कर रहे वो तो पूछा ही नहीं, न जाना, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने
नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए कि वंदे मातरम की, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य कि 26 अक्टूबर को कांग्रेस ने वंदे मातरम पर समझौता कर लिया। वंदे मातरम को लेकर सीधे जवाहरलाल नेहरू पर सवाल उठे तो जवाब में प्रियंका वाड्रा ने वंदे मातरम पर कांट छांट का ठीकरा नेहरू से हटाकर पूरी कांग्रेस पर फोड़ दिया। बचाव में प्रियंका वाड्रा ने जो तर्क दिए उसमें उन्होंने कहा कि पहला तर्क सिर्फ नेहरू नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस कार्य समिति में वंदे मातरम के शुरुआती 2 हिस्सों को अपनाने पर सहमति जताई गई। तो नेहरू जी लड़ जाते, कहते कि नहीं ना ऐसा नहीं होगा। भाई बहुत सबने जो है वोट दिया था कि पहला प्रधानमंत्री जो है वो किसको बनना चाहिए। तब तो नेहरू जी ने सबकी बात नहीं सुनी थी। गांधी जी ने कहा ना नेहरू को बनने दो। दूसरा तर्क 1937 में जिस कांग्रेस कार्य समिति ने वंदे मातरम पर फैसला लिया उसमें महात्मा गांधी, सरदार पटेल, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर भी मौजूद थे। तीसरा तर्क कि रविंद्रनाथ टैगोर भी इस बात से सहमत थे कि वंदे मातरम के 2 ही अंतरे लिए जाए, बाद में जोड़े गए अंतरों के सांप्रदायिक मायने निकाले जा सकते हैं। चौथा तर्क यह था कि संविधान सभा में भी बड़े बड़े महापुरुषों ने वंदे मातरम के 2 ही अंतरे को अपनाया, इसलिए उस पर सवाल उठाना संविधान का अपमान करना है। प्रियंका वाड्रा ने वंदे मातरम की बहस को लेकर यह आरोप भी लगा दिया कि यह सब बंगाल चुनाव की वजह से हो रहा है। लेकिन सरकार को घेरते घेरते प्रियंका वाड्रा ने भी मान लिया कि कांग्रेस लड़ती रहेगी और हारती रहेगी। बंगाल का चुनाव आ रहा है। सुनिए 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 सुनिए, हाँ कोई बात नहीं, हम तो देश के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। आप चुनाव के लिए हैं, हम देश के लिए हैं। हम जितने भी चुनाव हारे हम यहाँ बैठे रहेंगे और आपसे लड़ते रहेंगे और आपकी विचारधारा से लड़ते रहेंगे। प्रियंका वाड्रा कह रही है कि बंगाल में चुनाव है इसलिए सब चर्चा हो रही है। इनके हिसाब से अगर वंदे मातरम गीत को लेकर 150 साल हो गए तो अभी रुक जाना चाहिए, क्योंकि अभी अगले साल बंगाल में चुनाव है, अभी इस पे चर्चा नहीं होनी चाहिए। इनके हिसाब से, इनके मतलब ऑपोजिशन के हिसाब से या कई लोगों के हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर भी बिहार चुनाव के लिए हुआ था। हर चीज इनको लगता है कि चुनाव के लिए हो रहा है। वंदे मातरम को लेकर पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के उस लेटर का भी जिक्र किया जो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को लिखी थी। 20 अक्टूबर 1937 को लिखे इस लेटर में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस गीत का बैकग्राउंड मुसलमानों को इरिटेट कर सकता है। पीएम मोदी ने संसद में नेहरू जी के लिखे इस लेटर की पंक्तियां पढ़ी तो प्रियंका वाड्रा ने आरोप लगा दिया कि पीएम मोदी ने नेहरू जी के लेटर की सिर्फ एक ही पंक्ति पढ़ी, जबकि उस लेटर में नेहरू ने यह भी कहा था कि इसमें कोई शक नहीं कि वंदे मातरम के खिलाफ जो मौजूदा विवाद है वो मोटे तौर पर सांप्रदायिक ताकतों का बनाया हुआ है। साथ में यह भी लगता है कि इसमें कुछ मुद्दा भी है। जिन लोगों का झुकाव सांप्रदायिकता की तरफ है वो इस गीत से प्रभावित हो सकते हैं। जो भी हम करें उससे सांप्रदायिकता की भावना को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो असल दिक्कत है उसको देखना चाहिए। यानी नेहरू जी तो खुद मान रहे थे कि वंदे मातरम पर जो विवाद है उसके पीछे सांप्रदायिक ताकतें हैं। खुद लिख रहे हैं चिट्ठी में भाई, तो क्यों करें सरेंडर किया सांप्रदायिक ताकतों के साथ। और यह बात वो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले मान रहे थे। तो फिर जब कुछ दिन बाद कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो नेहरू जी को कहना चाहिए था कि अरे बॉस आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सांप्रदायिक ताकतों का मंसूबा पूरा हो जाएगा। क्यों उन्होंने विरोध नहीं जताया। प्रियंका वाड्रा तो साफ कह रही है कि अधिवेशन में सबकी सहमति से वंदे मातरम पर फैसला लिया गया। तो अगर नेहरू जी कह रहे थे कि सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो चाहती हैं कि भाई कांट-छांट हो जाए वंदे मातरम में और सबने मिलकर यह फैसला ले लिया, इसका मतलब सबने मिलकर सांप्रदायिक ताकतों के सामने सरेंडर कर दिया। और आज नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि काहे सरेंडर किए सांप्रदायिक ताकतों के सामने, तो बुरे हो गए नरेंद्र मोदी। सवाल तो यह भी है कि जब नेहरू खुद वंदे मातरम पर विवाद और विरोध को सांप्रदायिक मान रहे थे तो फिर उन्होंने जिन्ना को लिखे लेटर में वंदे मातरम पर वही लाइन क्यों ली जो जिन्ना के एजेंडे से मेल खाती है। 6 अप्रैल 1938 को जिन्ना के लेटर का जवाब देते हुए नेहरू ने लिखा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पिछले साल अक्टूबर में ही इस मुद्दे पर एक बयान जारी किया।
नेहरू ने लिखा कि यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी नेशनल एंथम के तौर पर किसी गीत को आधिकारिक तौर पर नहीं अपनाया गया। नेहरू ने बताया कि 30 साल से ज्यादा से वंदे मातरम गीत भारतीय राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया है। इसके बाद नेहरू ने लिखा कि वर्किंग कमेटी इस मामले को ध्यान से देख रही है और यह तय किया है कि इस गीत के कुछ हिस्से को हटाया जा सकता है, उनका इस्तेमाल नेशनल प्लेटफॉर्म्स या अलग अलग ओकेजन्स पर नहीं किया जा सकता। वर्किंग कमेटी ने इस गीत के 2 छंद तय किए हैं जिसे राष्ट्रीय गीत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी जिन्ना का विरोध करने की बजाय, जिन्ना को खरी खरी सुनाने की बजाय नेहरू तो जिन्ना को लेटर लिखकर यह बता रहे थे कि हमने तो गीत के कुछ हिस्सों को हटा दिया। इसी आधार पर आज पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम के बंटवारे पर झुकी कांग्रेस देश के बंटवारे पर भी झुक गई। भाई जिन्ना ने तो अलग देश भी ले लिया मुसलमानों के लिए, और यहां अगर 4 लाइन में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र हो गया तो वो भी हिंदू को नहीं मिला अलाउड था, क्योंकि इससे सांप्रदायिक ताकतें जो हैं वो नाखुश हो जाएंगी। संसद में आज जब वंदे मातरम पर बहस हुई तो नेता विपक्ष राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उस वक्त सदन में मौजूद नहीं थे। इसी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के पुराने नेता जिन्ना को खुश करने में लगे थे, आज वाले नेता जिन्ना के मुन्ना को खुश करने में लगे। सुनिए। वंदे मातरम करोड़ों भारतवासियों के लिए एनर्जी है तो कुछ लोगों के लिए एलर्जी है। कुछ लोग आज सदन में नजर नहीं आए, जिनके वंशज, जिनके पार्टी के बड़े नेता, जिन्होंने वंदे मातरम को केवल 2 स्टैंजों तक सीमित कर दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, जिन्ना को खुश करने के लिए, आज जिन्ना के मुन्ना को खुश करने में कुछ लोग लगे। आज बहन भाई गायब ही हो गए। राहुल जी, प्रियंका जी सदन में हाजिर ही नहीं थे। प्रियंका वाड्रा तो थी, राहुल गांधी नजर नहीं आए। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर मोदी सरकार राष्ट्रगीत का जश्न मना रही, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत हो रही, जबकि यह समझने वाली बात है कि जो गीत स्वतंत्रता संग्राम के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा बना, उसे सही सम्मान तो ऐसे ही दिया जाना चाहिए, ताकि आज के जिंजी को भी यह पता चले कि कितने संघर्षों से आजादी मिली। और दूसरी तरफ आप कांग्रेस को देखिए, वंदे मातरम के जब 100 साल पूरे हुए थे तो देश में आपातकाल लगा हुआ था। पीएम मोदी ने उसी का जिक्र करते हुए जवाहरलाल नेहरू के साथ साथ इंदिरा गांधी पर भी सवाल उठा दिए। वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। वंदे मातरम पर आज जो बहस हुई उसको लेकर कांग्रेस को इस बात से भी बहुत दिक्कत हुई कि वंदे मातरम पर बहस हो क्यों रही है। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि इस पर बहस की क्या जरूरत है। प्रियंका वाड्रा को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे प्रियंका वाड्रा अपनी ही बात में फंस भी गई। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण है, लेकिन हम इस सदन में बैठकर सिर्फ छोटी छोटी बातें करेंगे। जी, जो अतीत की बातें हैं ना, जो बार बार आप चाहते हैं कि हम पीछे देखें, लेकिन हम आगे भविष्य की बात, वर्तमान की बात, जो असली समस्याएं हैं उनकी बात न करें, ये छोटी बात होती है। आप में हिम्मत है तो भविष्य की बात करिए, हिम्मत है तो बात करिए कि बेरोजगारी क्यों है। कांग्रेस पार्टी जहां खुद फंसती है वहां इनको भविष्य पर बात करनी होती है। प्रियंका वाड्रा के भाई राहुल गांधी जी जब वीर सावरकर के पीछे पड़े हुए थे, वीर सावरकर को डरपोक बताने पे पड़े हुए थे, तो वीर सावरकर क्या भविष्य में थे? वीर सावरकर का चैप्टर इनको जब सूट करता था कि न बोले, जब देखे बैकफायर कर गया, शिवसेना नाराज हो गई, तो अब इनको भविष्य की बात करनी है। ये जिस हिसाब से चाहें उस हिसाब से हिस्ट्री जो है वो खोल सकते हैं। इनका जब मन करे तो जो है वो नाथूराम गोडसे पे बात कर सकते हैं, इनका मूड करेगा तो आरएसएस की भूमिका पे बात कर सकते हैं, इनका मन करेगा तो हिस्ट्री की किताब निकलेगी। दूसरा निकाल रहा है किसी ओकेजन पे निकाल ना, हिस्ट्री क्या, भविष्य की बात करो। प्रियंका वाड्रा माहौल बना रही है ना कि मोदी सरकार बंगाल चुनाव की वजह से वंदे मातरम पर बहस करवा रही, प्रदूषण बेरोजगारी पे बहस नहीं होती। प्रियंका वाड्रा से पूछेगा नहीं, पब्लिक नहीं पूछेगी कि अगर प्रियंका वाड्रा प्रदूषण बेरोजगारी पर बहस चाहती हैं तो फिर सरकार के साथ जो सहमति बनी उसमें सबसे ऊपर एफआईआर का मुद्दा क्यों रखा? तब रखती प्रदूषण सबसे ऊपर।
दूसरी बात, अगर प्रियंका वाड्रा को लगता है कि प्रदूषण, बेरोजगारी या कोई और मुद्दा वंदे मातरम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर कांग्रेस ने शुरू के 2 दिन एसआईआर पर हंगामा क्यों काटा? तब करते प्रदूषण पे चर्चा। क्योंकि एसआईआर आपकी हार से जुड़ा मुद्दा है और आपको माहौल बना के हम एसआईआर से हारे तो आपने संसद चलने नहीं दी। आज जब वंदे मातरम पे चर्चा होने लगी तो इनको याद आया, कह रहे हमको प्रदूषण पे बात करनी है। लोग पूछ रहे हैं कि जब आप संसद में फिलिस्तीन वाला बैग लेकर आती हैं तो भारत की संसद में उसका क्या काम? लाती है ना, आपका मूड किया, आपने, आपको लगा तो आपने बैग दिखाया। जिसको जो मुद्दा लग रहा है वो उठा रहा है। वंदे मातरम पर बहस को लेकर मोदी सरकार यह कह रही है कि इस राष्ट्रगीत के गौरव को फिर से स्थापित करना होगा। कांग्रेस कह रही है कि इसका बंगाल चुनाव से कनेक्शन है। अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, जरा एक बार वो भी सुनिए। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्रवादी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है और गाने से ज्यादा निभाना जरूरी है। जिस वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों ने, सभापति महोदय, ऐसे लोगों ने पहले भी देश के साथ दगा किया और आज भी कर रहे हैं। आज वंदे मातरम पर बहस के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत भड़क गए भाई। अक्सर शांत रहने वाले राजनाथ सिंह का रौद्र रूप देखकर हर कोई हैरान रह गया भाई। जब वो भाषण दे रहे थे तो विपक्ष में किसी ने उन्हें बैठने के लिए कह दिया। भाई इतने सीनियर नेता हैं, अब कोई कह रहा कि बैठिए बैठिए, राजनाथ सिंह एकदम भड़क गए। देखिए, आपने ऐसे नहीं देखा होगा राजनाथ सिंह को कभी। सच्चाई है कि भारतीय मुस्लिमों ने बंकिम चंद्र चटर्जी के भाव को कौन बैठाने वाला है? कौन बैठाएगा? क्या बात करते हैं? यमन में तो नहीं है। रोकिए, कौन बैठाएगा? पीछे से किसी ने कहा कि कीर्ति आजाद, कीर्ति आजाद। अब कीर्ति आजाद थे या नहीं ये तो नहीं दिखा, लेकिन राजनाथ सिंह एकदम फायर हो गए। इतने सीनियर नेता हैं, बोल रहे हैं, कह रहा बैठिए बैठिए। आज संसद में वंदे मातरम पर बहस के दौरान कुछ सांसद वंदे मातरम की जगह गलती से वंदे भारत ट्रेन का भी नाम लेने लग गए। सोचिए वंदे भारत का क्या जलवा है कि लोग वंदे मातरम बोलते बोलते वंदे भारत बोल गए। सुनिए, आरजेडी सांसद अभय कुमार सिन्हा ने जैसे ही वंदे मातरम की जगह वंदे भारत कहा, संसद में क्या हुआ। मैं आज वंदे भारत के वंदे मातरम के माफी चाहूंगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। यार कोई बड़ी बात नहीं, हो जाता है, किसी से भी मुंह से गलती से निकल जाता है, लेकिन थोड़ा लाइटर नोट पे ये चीजें हुई थी तो मैंने कहा आपको दिखा देता हूं। खैर, वंदे भारत तो चल रहा है शानदार तरीके से, इसलिए लोगों की जुबान पर है। लेकिन ट्रेन की बात छोड़िए, प्लेन की बात करते हैं अगले चैप्टर में, इंडिगो की बात। सरकारी नोटिस पर इंडिगो का क्या जवाब आया? क्या तगड़ा एक्शन होने वाला है इंडिगो पर? 827 करोड़ का रिफंड, शेयर गिर गया, इंडिगो के संकट का नया चैप्टर खुल गया है क्या? पब्लिक क्या अभी भी परेशान है? पैसा वापस नहीं मिल रहा है, ढंग से मिल रहा है क्या? टिकट के दाम पर जो कैपिंग लगी वो फॉलो हो रही है, नहीं हो रही है? अब इसके बारे में आपको बताता हूं। देखिए, इंडिगो ने तो हद मचा रखी है। एक हफ्ते से लोग परेशान हो रहे हैं, सरकार नोटिस पर नोटिस भेज रही है, लेकिन अब भी इन्हें सब कुछ ठीक करने के लिए 15 दिन चाहिए। इंडिगो ने 15 दिन मांगे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है। इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट अब भी कैंसिल हो रही हैं। 21 नवंबर से अब तक इंडिगो की 2100 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो चुकी हैं। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच 5,86,000 से ज्यादा टिकट रद्द हुए हैं। 7 दिसंबर तक 9.5 लाख से ज्यादा यात्री फ्लाइट कैंसिल या लेट होने से परेशान हुए। लोगों को टॉर्चर करने में इंडिगो जुटी हुई है ऐसा लग रहा है, और ऊपर से जले पे नमक भी छिड़क दे रही है कि सैकड़ों करोड़ रुपए हमने तो रिफंड कर दिए। वो पैसा गिना रही है, रिफंड करके एहसान किया है। ऊपर से ट्विटर पे लिख रहे नो क्वेश्चन आस्क्ड। नो क्वेश्चन आस्क्ड, तुम क्वेश्चन पूछोगे जी? मेरा पैसा हम ही को लौटाने के लिए इतना बड़ा कांड करने के बाद क्वेश्चन नहीं पूछ के कह रहा कि जैसे एहसान कर दिया। ऊपर से रोज नए नए बयान जारी करके फ्लाइट कैंसिल होने की अलग अलग दलीलें दे रहा है इंडिगो। कभी तकनीकी खराबी, कभी कुछ और।
लेकिन अब इंडिगो की मनमानी ज्यादा चलने वाली नहीं है, बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि सरकार के नोटिस का जिस तरीके से इंडिगो जवाब दे रही है वो किसी भी हालत में बर्दाश्त के लायक है नहीं। आज इंडिगो पर होने वाले तगड़े एक्शन का चैप्टर खोलेंगे, लेकिन पहले इंडिगो ने देश पर जो संकट खड़ा किया है और अब भी उसमें क्या हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था। I'll give you refund. नो मैं डबल पे कर दूं, जस्ट मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो। बैंगलोर जाना था, 3rd से जाना है, अभी तक जा ही रहे हम। रोज बोर्डिंग पासेस देते हैं हमको, 3 से बोर्डिंग पासेस दे रहे हैं रोज सुबह आके बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो ने जो संकट खड़ा किया है उसे कई दिन हो गए और अब तक तो लोग कह रहे हैं सब ठीक हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। एयरपोर्ट पर लोगों की भारी भीड़ और अफरा तफरी के हालात अब भी दिख रहे हैं। वेटिंग एरिया पैसेंजर्स और उनके लगेज से भरा हुआ, आप देखिए, ऐसा लगेगा कि आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आपने एयरपोर्ट पर शायद ही देखी होगी। लोग फ्लाइट का स्टेटस जानने के लिए इधर उधर भटकने को अब भी मजबूर हैं। आज भी इंडिगो की करीब 1800 फ्लाइट्स को उड़ान भरना था, लेकिन करीब 500 फ्लाइट कैंसिल हो गई। फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से परेशान हो रहे हैं लोग, और जब सरकार ने और सख्ती दिखाई तो इंडिगो ने आज फिर एक नया बयान जारी किया। अब इंडिगो क्या कर रहा है सुनिए जरा। कह रहा है कि ग्राउंड से लेकर टेक्निकल टीम तक सभी डिपार्टमेंट यात्रियों की असुविधा कम करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ये तुम काम कर रहे हो, लगातार काम करने के बाद ये तुम्हारा हाल है। 21 नवंबर से 7 दिसंबर के बीच टिकट कैंसिल होने के बदले 827 करोड़ का रिफंड जारी किया गया। इंडिगो बता रहा कि 827 करोड़ का तुम रिफंड दिए हो। पहले बताओ 21 नवंबर से 7 दिसंबर तक ये जो 827 करोड़ जेब में भर के उस पर तुम मुनाफा कमाए बैंक से, पैसा मिला होगा ना जी। 827 करोड़ तुम्हारे बैंक में था तो बांटो, जिनका पैसा था उनको बांटो वो पैसा। अब कह रहा है कि 15 दिसंबर तक कैंसिल हुए टिकट का रिफंड प्रोसेस में। लगेज संकट पर इंडिगो का कहना है कि कुल 9000 बैग में से आधे यानी 4500 बैग यात्रियों तक पहुंचाए जा चुके हैं। 9000 में से आधा पहुंचा के अपनी पीठ खुद थपथपा रहा है। कह रहा है बाकी बैग अगले 36 घंटे में डिलीवर करने का टारगेट है। पहले तो तुम यह बताओ कि जब तुम्हारे बूते का नहीं था प्लेन उड़ाना तो तुम 9000 बैग अंदर लिए क्यों, किससे पूछ के लिए? इसीलिए ना कि बैग रहेगा तो यात्री भाग नहीं पाएगा, जा नहीं पाएगा, घर वापस नहीं जा पाएगा और इसका पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। और अब तुम नौटंकी कर रहे हो, दिखा रहे हो कि भाई हमने तो आधा बैग लौटा दिया। इंडिगो ने यह भी दावा किया है कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर के बीच फंसे यात्रियों के लिए अलग अलग होटल्स में 9500 कमरे बुक किए गए, जबकि 10,000 से ज्यादा कैब और बस मुहैया करवाए गए। किसको दिए भाई तुम? हर रोज 2 लाख ग्राहकों को अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए मदद की जा रही है। किसको मदद कर दे रहे हो? ये कौन लोग हैं जिनको मजा आ रहा है कि सुनिए ना पापा आज हम ना जा रहे हैं, इंडिगो के फ्लाइट उड़ेगा नहीं, हम जा रहे हैं एयरपोर्ट पे बैठेंगे 20 घंटा। लोगों को इसमें मजा आ रहा है क्या? घर पे फोन करके बता रहे हैं। वो जो लड़की चिल्ला रही है कि मेरा एग्जाम छूट जाएगा, वो मजा करने आई है वहां पे। कह रहे हैं कि हमने तो मदद कर दी, हमने होटल बुक कर दिया, हमने बस दे दिया, तो फिर माफी काहे मांग रहे हो? खुले बोल दो कि हमने सब कर दिया, पब्लिक की गलती है। सवाल यह है कि लोगों को टिकट का पैसा रिफंड कर देने से तुमने उनकी परेशानी दूर कर दी क्या? क्या ऐसा करके इंडिगो कोई एहसान कर रही है क्या? लेकिन प्रचार तो वैसे ही कर रही है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड। इंडिगो ने फ्लाइट कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को रिफंड जारी करने का दावा करके सीना ठोक दिया, जिसने एयरपोर्ट पर परेशान यात्रियों को गुस्से को और भड़का दिया। किसी को भी गुस्सा आएगा। दावा कर रहे हैं यात्री कि उन्हें रिफंड नहीं, डेस्टिनेशन के लिए फ्लाइट चाहिए, जिसके लिए वो दोगुना किराया देने के लिए भी तैयार है। यही नहीं, यात्रियों ने इंडिगो की तरफ से परेशान यात्रियों के खाने पीने और ठहरने के इंतजाम करने के दावों पर भी सवाल उठाए। एक बुजुर्ग पैसेंजर ने तो फ्लाइट का इंतजार करते करते सारे पैसे खत्म होने की बात कह दी। ये इंडिगो वाले जो कहानी सुना रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, होटल बुक कर दिया, हमने चांद तारा बुक कर दिया, सुनिए पब्लिक बता रही है कि क्या स्थिति है वहां पर। कुछ भी नहीं, उनके बड़े बड़े बात ट्विटर और मीडिया पे आ रहे, वी आर गिविंग अकोमोडेशन, वी आर गिविंग दिस एंड दैट, नथिंग, नॉट इवन अ वाटर बॉटल। आई विल गिव यू रिफंड। नो मैं डबल पे कर दूं, जस्ट मेरे को मेरे घर पे छोड़ दो बस। बैंगलोर जाना था, 3rd से जाना है, अभी तक जा ही रहे हम।
रोज रोज बोर्डिंग पासेस देते हैं हमको, 3 से बोर्डिंग पासेस दे रहे रोज रोज। सुबह आके बोलते हैं फ्लाइट कैंसिल हो गया, 3 को 4 को 5 को 6 को रोज बोर्डिंग पासेस दिया है। बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं कि एक कप चाय देने को इंडिगो तैयार नहीं है, और इंडिगो कह रहा है कि हमने होटल बुक कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। शर्म भी नहीं है इंडिगो को, एकदम खत्म मामला है जी तुम लोग का। इंडिगो संकट की वजह से लोग किस तरह आज भी परेशान नजर आए, उसकी तस्वीरें आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले यह समझना जरूरी है कि सरकार ने इतनी सख्ती दिखाई, उसके बाद मामला पटरी पर आया क्यों नहीं। इससे इंडिगो की इस मामले को लेकर सीरियसनेस पर सवाल उठता है, क्योंकि ये तो कोई सुधार लाने की जगह पर लटकाने वाला काम ही कर रहे हैं। आप देखिए कि जैसे ही डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ और अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी, वैसे ही इंडिगो ने तारीख पर तारीख वाला गेम शुरू कर दिया। इंडिगो ने मौजूदा संकट का जवाब देने के लिए डीजीसीए से 15 दिन की मोहलत मांगी है, और इसके लिए सारे नियमों की खिल्ली उड़ाने वाले इंडिगो ने डीजीसीए के ही नियमों का हवाला दिया है। इंडिगो का कहना है कि इस तरह के कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए डीजीसीए के मैनुअल्स में 15 दिनों का प्रावधान है। यानी साफ है कि अब इंडिगो हालात सुधारने में नहीं बल्कि बचने के रास्ते ढूंढने पर ज्यादा जोर देता दिख रहा है। तुम डीजीसीए का नियम बता रहे हो कि 15 दिन मिलना चाहिए जवाब देने के लिए, और जब तुमको ऑलमोस्ट 1.5 साल 2 साल दिया गया कि क्रू भर्ती करो नहीं तो नया रोस्टर सिस्टम लागू होगा तो दिक्कत होगा, तब तुमको नहीं दिख रहा था कि तब नियम क्या कहता है, और अब तुमको जवाब देने के लिए नियम दिख रहा है। कैसे हालत सुधरेगी भाई जब कोई सीरियसनेस ही नहीं है। आप देखिए कि सबसे बेसिक चीज होती है फ्लाइट के बारे में सही जानकारी। अब भी यात्रियों को इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने की जानकारी भी एयरपोर्ट पहुंचकर घंटों के इंतजार के बाद मिल पा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि एयरपोर्ट्स को एडवाइजरी जारी करनी पड़ रही है, और यात्रियों को फ्लाइट का स्टेटस पता करने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकलने के लिए कहा जा रहा है। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से अब भी देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी मची हुई है। इंडिगो के काउंटर्स पर यात्रियों की भारी भीड़ जुटी नजर आ रही है। हर कोई अपनी फ्लाइट का स्टेटस पता करने के लिए परेशान दिख रहा है। तुम भेज दे रहे हो एसएमएस, तो ये लोग मजा करने के लिए आए हैं कि थोड़ा थ्रिल लेते हैं, जीवन में जाके वहां लड़ते हैं भिड़ते हैं, तब पता करेंगे फ्लाइट का स्टेटस। कुछ जगहों पर तो परेशान यात्रियों का गुस्सा इतना भड़क गया कि एयरपोर्ट की ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई। देखिए क्या हुआ। पहले ही फ्लाइट कैंसिल होने या फ्लाइट लेट होने से परेशान यात्री अब अपने लगेज को लेकर परेशान है। आरोप है कि इंडिगो ने अलग अलग डेस्टिनेशंस के लिए निकले कई यात्रियों को कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली पहुंचा दिया, लेकिन इस दौरान यात्रियों का सामान उन्हें नहीं मिला। ये तस्वीरें दिल्ली एयरपोर्ट की हैं, जहां पूरा का पूरा वेटिंग एरिया यात्रियों के लगेज से भरा नजर आ रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से हमारी सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। आप देखिए नज़ारा कि किस तरीके से कोई लगेज रूम नहीं है, ये एक नॉर्मल जगह है जहाँ पे आम पैसेंजर आता जाता आपको नज़र आता है। गेट हैं, यहाँ से एंट्री होती है, और यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में सामान रखा हुआ है जो सामान अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ है। ये फ्लाइट्स पहले जा चुकी हैं, इसमें पैसेंजर जा चुके हैं, लेकिन उनका सामान अभी जस का तस रखा हुआ है। एक पूरा गोडाउन सा यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है आपको, जो नज़र आ रहा है कि जो लोग पहुँच चुके हैं उनका सामान अभी तक यहाँ पर किस कदर पड़ा हुआ है। हालांकि सबकी मार्किंग है, सबके नंबर्स के अंदर मेंशन है, लेकिन उसके बावजूद लोगों तक सामान अब तक नहीं पहुंच रहा है। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या अहमदाबाद और क्या लखनऊ, हर जगह एयरपोर्ट पर इंडिगो की फ्लाइट के लिए पहुंचे यात्री आज भी परेशान नजर आए। इंडिगो की लापरवाही की वजह से किसी का जरूरी एग्जाम छूट चुका है। कुछ पैसेंजर ऐसे भी हैं जो किसी तरह फ्लाइट से अपने डेस्टिनेशन तक तो पहुंच चुके हैं, लेकिन लगेज नहीं पहुंचने से अपने घर का ताला नहीं खोल पाए। भाई चाबिये नहीं है, कहां से खोलेंगे। दूसरा जरूरी सामान भी अब तक उनको नहीं मिल पाया है। सुनिए किस तरह इंडिगो पर परेशान लोग जो है अभी भी एकदम फायर मोड में। ऊपर से बड़ा करे जैसे कि तुम्हारे घर का कहता हूँ कि मैं क्या मेरा क्वेरी है। मैंने 3 दिन से बिना खाए पिए सोए बूढ़ा बच्चा लोग बेंगलुरु में अटका था, कल जाके नाइट को लैंड हुआ और बिना बैग के लैंड हुआ। मेरा घर का चाबी उसमें, मेरा पासपोर्ट उसमें, क्या झक मार गया मैं। देखिए लोग परेशान हैं, सरकार के तेवर सख्त होते तो नजर आए। आज राज्यसभा में खुद सिविल एविएशन मंत्री राम मोहन नायडू ने पिछले 1 हफ्ते में इंडिगो संकट की वजह से यात्रियों को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगी। उन्होंने कहा कि सरकार खुद पूरे हालात को मॉनिटर कर रही है। सरकार ने साफ किया है कि इंडिगो संकट उसके क्रू रोस्टरिंग और इंटरनल प्लानिंग सिस्टम की कमियों की वजह से हुआ है, जिससे यात्रियों को परेशान होना पड़ा है। आगे सिविल एविएशन मंत्री ने साफ कर दिया कि इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा, जांच के बाद ऐसा एक्शन लिया जाएगा जो दूसरी एयरलाइंस के लिए मिसाल बनेगा। एक बार सिविल एविएशन मंत्री को सुनिए। We tell you that we are not taking this situation easily. We are doing an inquiry and we will take very strict action, not only for this situation but also as an example
We will set an example for all the airlines. If there is any miscompliance, any non-compliance or non-adherence for any single person, any entity or any organization or any operator functioning in this civil aviation, we will take very, very strict actions. उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू टीडीपी से आते हैं, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से। और कुछ लोगों को यह भी लगता है कि ये जो मिली जुली सरकार होती है ना, उसका एक साइड इफेक्ट है ये इंडिगो वाला संकट जो दिख रहा है। 10 साल से वहां पर बीजेपी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार रही, बीजेपी का व्यक्ति मंत्री बैठा रहा, 10 साल में यह सब नहीं हुआ। जैसे ही एक अलायंस पार्टनर को दिया गया कि भाई आपके लिए ये इंडिगो, आपके लिए ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय, कांड हो गया। लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही पहले जब चलती थी मिली जुली सरकारें तो यही से ही कांड होते थे, तभी किंगफिशर वगैरह भी बंद हुआ था। इंडिगो ने जो अपनी फजीयत करवाई है उसका असर आप देखिए। 2 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच इंडिगो के शेयर की कीमत 888 रुपए से ज्यादा गिर चुकी है। इंडिगो के शेयर में यह गिरावट 15% से ज्यादा की है। आज ही इंडिगो के शेयर में 463 रुपए की गिरावट दर्ज हुई है। इस तरह से इंडिगो को पिछले एक हफ्ते में 36,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लोगों को भी लग रहा है कि इंडिगो अब एक्शन से बच नहीं पाएगी। अब तक उसने जो भी हथकंडे आजमाए हैं, अब उसके पैंतरे बेकार चले जाएंगे और इसीलिए जो है वो अब 10 दिन 15 दिन मांग रहा है। देखते हैं, मंत्री जी कह रहे हैं कि ऐसी नजीर पेश करेंगे कि देखेंगी पब्लिक, देखते हैं क्या होता है। फिलहाल पाठशाला में अगली क्लास का वक्त हो गया है। 5 लाख की भीड़, सनातनी भोकाल और बागेश्वर बाबा का वो ऐलान। बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ गई है क्या? हुमायूं की बाबरी, ओवैसी की एंट्री, बंगाल में ममता का मुस्लिम वोट भी खिसक जाने वाला है क्या? इधर मोदी शाह, उधर बागेश्वर बाबा का चैलेंज, बंगाल में कुछ बड़ा होगा क्या? अब इसका चैप्टर। बाबा बागेश्वर ने बंगाल में हड़कंप मचा दिया है। सनातन का ऐसा भौकाल बाबा बागेश्वर ने बंगाल में दिखा दिया कि ममता बनर्जी भी तनाव में आ गई हैं क्या, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। बागेश्वर बाबा सनातन और हिंदू राष्ट्र का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब बंगाल में लाखों लोगों के सामने ऐसा काम किया है जिसने बंगाल में हलचल मचा दी है। इधर पीएम मोदी और अमित शाह की जोड़ी, उधर पीएम मोदी के छोटे भाई बागेश्वर बाबा ने ऐसा चैलेंज दिया कि ममता बनर्जी भी सोच में पड़ गई होंगी कि क्या ही होने वाला है इस बार बंगाल चुनाव। ममता बनर्जी के सामने बागेश्वर बाबा के अलावा हुमायूं कबीर और ओवैसी की भी चुनौती है, जो बंगाल में ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट भी का जो खेल है वो भी खराब कर सकते हैं क्या? आप देखिए कैसे बंगाल की राजनीति में तूफान आया हुआ है। बागेश्वर बाबा ने बंगाल से ऐलान किया कि हिंदू अब जाग गया है। बागेश्वर बाबा ने 5 लाख लोगों के साथ गीता पाठ किया। उधर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। ममता के खिलाफ हुमायूं कबीर और ओवैसी एकजुट हो गए। बाबरी मस्जिद और सनातन के बीच ममता फंस गई है बॉस। यानी बंगाल में ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ती जा रही है। एक तरफ बागेश्वर बाबा ने हिंदुओं को जगाने का काम शुरू कर दिया, दूसरी तरफ मुसलमानों को एकजुट करने में हुमायूं कबीर ओवैसी लग गए। कैसे ममता बनर्जी बंगाल में फंसती जा रही हैं और बागेश्वर बाबा ने कैसे बंगाल में सनातन का तूफान खड़ा कर दिया है, आज आपको सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। भारत में हम गजवाई हिंद नहीं, भगवाई हिंद चाहते हैं। वजीर आजम मुल्क ने कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? बंगाल में ममता बनर्जी का एक छत्र राज है, लेकिन इस बार बंगाल में ममता बनर्जी के सामने नई चुनौती आ गई और ममता बनर्जी की यह चुनौती है बाबा बागेश्वर। हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्पित बागेश्वर बाबा ने कोलकाता में लाखों लोगों के साथ गीता पाठ किया तो सब देखकर हैरान रह गए। तस्वीर कोलकाता में सनातन संस्कृति संसद की तरफ से आयोजित गीता पाठ में बागेश्वर बाबा शामिल हुए। कोलकाता के परेड ब्रिगेड मैदान में लाखों लोगों की भीड़ जमा हो गई। एक साथ जय श्री कृष्ण के नारे लग रहे थे। साधु संत कृष्ण भक्ति में झूमते दिख रहे थे।
मैदान में जहां तक नजर जा रही थी, आप तस्वीर देखिए, लोग ही लोग, 5 लाख लोगों ने एक साथ भगवत गीता का पाठ किया, गीता के श्लोक पढ़े, एक साथ लाखों लोगों ने गीता का पाठ करके इतिहास बना दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि गीता एकमात्र ग्रंथ है जिससे एकता का भाव पैदा किया जा सकता है। उन्होंने दोहराया कि वो भारत में गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। एक बार सुनिए उन्होंने बंगाल की धरती से क्या ऐलान कर दिया है। आज एक साथ 5 लाख कंठ से गीता पाठ कोलकाता पश्चिम बंगाल की इस भूमि पर ये महासंग्राम दिखाई पड़ रहा। ये लोगों का उत्साह, आस्था का सैलाब, मानो कोलकाता में महाकुंभ लग गया हो। हम पूरे पश्चिम बंगाल और कोलकाता के वासियों को, भारतवासियों को बहुत बहुत साधुवाद दे रहे हैं। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व का, विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं, सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं, भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। लाखों लोगों की भीड़ के सामने बागेश्वर बाबा ने बड़ा ऐलान कर दिया। बागेश्वर बाबा ने कहा कि अब लग रहा है कि बंगाल का हिंदू जाग गया है, सनातन का शंखनाद हो गया है बंगाल में, और अगर बंगाल के हिंदू एक हो जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। कोलकाता में गीता पाठ के आयोजन में उमड़ी भीड़ से बागेश्वर बाबा गदगद दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में साध्वी ऋतंबरा, बंगाल के राज्यपाल और दूसरे साधु संत आए हुए, लेकिन पब्लिक बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए बेताब थी। और बागेश्वर बाबा ने भी खुलकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि उनके पास एक उपाय है जिससे हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन इसके लिए डर और भय को त्याग करना होगा। सुनिए उन्होंने क्या उपाय बताया। तिरंगा में चांद देखना चाहते हो या चांद पर तिरंगा देखना चाहते हो? हिंदुओं में फूट चाहते हो या एकता चाहते हो? कौन कौन हिंदू एकता चाहता है? कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? डरोगे तो नहीं, पीछे हटोगे तो नहीं, भाग तो ना जाओगे। एक उपाय है, पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। जो राम का नहीं वो किसी, जो राम का नहीं वो किसी। पश्चिम बंगाल में इस बार ऐसा माहौल दिख रहा है जैसा शायद पहले न दिखा होगा, क्योंकि आप देखिए, एक तरफ ममता बनर्जी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी और इसके लिए 6 दिसंबर का दिन चुना। इसके ठीक अगले ही दिन कोलकाता में बागेश्वर बाबा ने सनातन का झंडा बुलंद कर दिया। बागेश्वर बाबा का एक बयान बड़ा वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो भले ही ज्यादा न जिए, लेकिन जब तक जिएंगे सनातन विरोधियों के लिए काल की तरह रहेंगे। एक तरफ सनातन के हुंकार भरने वाले बागेश्वर बाबा, दूसरी तरफ बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर। इन दोनों की वजह से ममता बनर्जी की टेंशन बंगाल में बढ़ गई। बागेश्वर बाबा ने सनातन की अलख जगाई तो वहीं हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा बना दिया है। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास कर दिया। ममता बनर्जी को यह तस्वीरें परेशान कर रही होंगी, क्योंकि जिस हुमायूं कबीर को ममता ने पार्टी से निकाल दिया, अब वही उनके लिए चुनौती बन रहा है। बंगाल में मुस्लिम वोट पर ममता बनर्जी का एकाधिकार रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करके मुस्लिम सेंटिमेंट अपने पक्ष में करने की कोशिश की। आप ये तस्वीरें देखिए, हुमायूं कबीर के कार्यक्रम में किस तरह से हजारों मुसलमान पहुंचे। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर हुमायूं कबीर बंगाल के मुसलमानों को एकजुट कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के लिए लोग ईंटें उठाकर चले आ रहे थे, यानी हुमायूं कबीर ने भयंकर माहौल बना दिया और यह ममता बनर्जी की टेंशन बढ़ा सकता है, क्योंकि 2021 के चुनाव में टीएमसी को 75% मुसलमानों ने वोट दिया था। बंगाल के 42 मुस्लिम विधायकों में से 41 विधायक टीएमसी के हैं। जिन सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारे उनमें 97% सीटों पर जीत मिली टीएमसी को। अब हुमायूं कबीर अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने वाले हैं। हुमायूं कबीर का फोकस 90 सीटों पर है, जहां मुस्लिम निर्णायक भूमिका में। मुस्लिम वोटों का बंटवारा होने से ममता बनर्जी की मुश्किल बढ़ सकती है।
यानी हुमायूं कबीर ने बंगाल में ममता बनर्जी के सामने ताल ठोक दी है। हुमायूं कबीर का पूरा फोकस बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को एकजुट कर लेने का है। एक बार हुमायूं कबीर को सुनिए, फिर आपको बताता हूं इनका प्लान क्या है और ओवैसी बंगाल में क्या गेम करने वाले हैं। बहुत खुश हो। मैं 1 साल पहले ऐलान किया ये मुर्शिदाबाद में बेलडंगा में एक नया बाबरी मस्जिद का नींव रखूंगे। तो आज 6 दिसंबर में 1:10 तक मेरा लाखों आदमी इकट्ठा होके मेरा जो लोग इतना लोग आया है। बंगाल में हिंदू एकजुट हुआ और मुस्लिम वोटों में तो फूट अगर पड़ गई तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा। ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स पर नई आफत यह है कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान करने वाले हुमायूं कबीर ने बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पूरी प्लानिंग कर ली। हुमायूं कबीर की प्लानिंग बंगाल में 3 बड़ी मस्जिद बनाने की, इसमें से एक मस्जिद की नींव 6 दिसंबर को रख दी गई है, जो अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद की तरह ही बनाई जाएगी। इन मस्जिदों को बनाने के लिए जनता से चंदा लिया जा रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, बाबरी मस्जिद के लिए जो चंदा मिल रहा है उसे गिना जा रहा है और हुमायूं कबीर का कहना है कि मस्जिद के निर्माण में एक भी सरकारी पैसा नहीं लगेगा। जनता से मांग कर मस्जिद बनाएंगे और पैसा इकट्ठा करने के लिए हुमायूं कबीर पूरे बंगाल के मुसलमानों से अपील कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों के अंदर अपनी जड़ें गहरी कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने जिस तरह से भीड़ इकट्ठी करके अपनी ताकत दिखाई है, उससे ममता बनर्जी सोच में तो पड़ गई और ममता बनर्जी की टेंशन हुमायूं कबीर के साथ साथ ओवैसी भी बढ़ाने वाले हैं। हुमायूं कबीर ने बंगाल में ओवैसी की भी एंट्री करा दी। ओवैसी भी खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता मानते हैं। बिहार में उनकी पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया और अब बंगाल में हुमायूं कबीर ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हुमायूं कबीर ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ गठबंधन के लिए तैयार है। हुमायूं कबीर ने CPM और ISF को भी गठबंधन का ऑफर दिया है। हुमायूं कबीर 135 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। हुमायूं कबीर ने कांग्रेस को भी 10 सीटों का ऑफर दिया है। यानी हुमायूं कबीर ने ब्लूप्रिंट तैयार कर रखा है और हुमायूं कबीर के लिए ओवैसी से अच्छा साथी नहीं हो सकता, क्योंकि ओवैसी भी लगातार बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर बोलते रहे। सुनिए एक बार। फिर हम देखते हैं कि हालिया दिनों में वजीर आजम मुल्क के कहा कि 500 साल के जख्म अब हमारे भरे जा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ना कोई मंदिर को तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई, तो फिर किस बुनियाद पर वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं? आखिर वो कौन से जख्म की बात कर रहे हैं? जख्म तो वो है कि 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया, आइन को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर किया गया, उसको जख्म दिया गया और आज वजीर आजम इस तरह की बात करते हैं। यानी सीधा सीधा हिसाब यह कहा जा रहा है कि अगर हिंदू एकजुट हो गया बंगाल का और बीजेपी के पक्ष में चला गया और मुस्लिम वोट बट गया ममता बनर्जी का, तो ममता बनर्जी के लिए अपना किला बचाना बाएं हाथ का खेल नहीं रह जाएगा।